दामोदर सिंह यादव जी को चेतावनी के तौर पे इतना ही कहना चाहूँगा, आप मेरे प्रभु को मानो या मत मानो, मगर उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। और आपको मैं नहीं मानता कि 2 से 3 साल लगेंगे। ऊपर वाला ऐसा कर्म रोग जरूर देगा कि आप भी प्रभु के गुणगान करते रहेंगे। टक्कर में सीधी सीधी टक्कर हमारी विनय शंकर दुबे जी के साथ है। सरला चौधरी जी से कभी आप इंटरव्यू ले लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं। सरला चौधरी जी आपको क्षेत्रीय मुद्दे नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो बाहर की हैं। सरला चौधरी जी से आप गली नंबर 2 पूछ लेना कहाँ पर है, ए ब्लॉक पूछ लेना कहाँ पर है। सरला चौधरी जी ए ब्लॉक नहीं बता पाएगी कहाँ पर है, कोई गली नंबर 2 नहीं बता पाएगी कहाँ पर है, क्योंकि वो स्थानीय नागरिक नहीं है। और अभी तो हाल फिलहाल उनकी उम्र भी हो गई थी। उनको बीजेपी ने केवल और केवल बलि का बकरा बनाया है। मगर इस बार क्षेत्र की जनता गीता रावत जी को वोट नहीं देंगी। नमस्कार मित्रों, डीएक्सटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली फड़फड़गंज विधानसभा क्षेत्र वेस्ट विनोद नगर वार्ड में। मित्रों, आपको बता देता हूं, वेस्ट विनोद नगर वार्ड में उपचुनाव हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी जब विधायक बने तो उससे पूर्व में निगम पार्षद रहे, तो उस जगह जब सीट खाली होती है तो उपचुनाव वहाँ पर होता है। दिल्ली में और जगह भी जैसे कि उपचुनाव है, तो वेस्ट विनोद नगर वार्ड में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर नेताजी हैं जैसे कि निर्दलीय यहाँ पर उतरे हुए हैं प्रत्याशी के तौर पर। इनको जब भाजपा से रहे और जब यहाँ पर इनको प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतारा गया तो ये निर्दलीय मैदान पर उतरे हैं और बहुत ही साफ छवि के नेता हैं और जनता के हित में लगातार लगे रहने वाले एक नेता के तौर पर देखे जाते हैं। उत्तराखंड के हिसाब से भी जैसे कि उत्तराखंड निवासी हैं और यहाँ पर रहते हैं और उत्तराखंडी का हिसाब से वेस्ट विनोद नगर वार्ड में काफ़ी परसेंटेज है, काफ़ी परसेंट में यहाँ पर उत्तराखंडी लोग रहते हैं। उस हिसाब से भी इनकी दावेदारी काफ़ी प्रबल हो जाती है और इनके कार्यों को देखते हुए भी जनता इनके हित में वोट करेगी या इनके विपक्ष में वोट करेगी, या कौन जीतेगा, भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा या आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का, या ये नेताजी हमारे वीरेंद्र बिष्ट जी जीतेंगे। आइए बात करते हैं इनसे और पूरा परिचय लेंगे और जानेंगे इनके मेन मुद्दे क्या हैं, किन किन समस्याओं को ये उजागर करेंगे और आगे जनता को कैसे राह दिलाएंगे। आइए बात करते हैं। मेरा आपसे एक ही अनुरोध रहेगा, हम गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। आइए सर। नमस्कार सर प्रथम अपना परिचय दें। मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट, वार्ड 198 से ये इस समय जो निगम के चुनाव हो रहे हैं उसमें एक प्रत्याशी के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और इस बार क्षेत्र के अंदर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, नेता वर्सेस कार्यकर्ता। मैं भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, मगर मैंने अभी भाजपा से एक नाराज़गी, और भाजपा केवल और केवल दिल्ली प्रदेश से, कि उन्होंने वार्ड 198 में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी की, उसके विरोध में मैंने अपना पर्चा दाखिल किया है। बाकी मुझे भाजपा से, मोदी जी से, योगी जी से, अपने विधायक से, सांसद से, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी से भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मगर जो दिल्ली के अंदर भाजपा का संगठन है और उन्होंने जिस प्रकार से टिकटों का वितरण किया है, हमें इस पे आपत्ति है। जैसे कि आप भगवा चोला पहनते हैं और प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हैं, तो क्या रहेगा इस बार मुद्दा, क्या रहेगा? या हिंदूवाद का मुद्दा आपका रहेगा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी कुछ मुद्दा रहेगा? देखिए, स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं होती है। हिंदुत्व पे हम अडिग हैं, सनातन धर्मी हैं हम, प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलने वाले हैं। तो प्रभु श्री राम के आदर्श ही कहते हैं हमको, आप जिस राज्य के राजा हैं आप वहाँ पर अपनी प्रजा का ख्याल रखेंगे। अब वार्ड 198 में अगर कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति है तो उसका भी उतना ही ख्याल रखा जाएगा जितना कि मैं किसी सनातनी भाई का रखूँगा। मगर चेतावनी भी दूंगा साथ ही साथ कि कोई भी ऐसी हरकत ना की जाए जिससे कि मेरे धर्म को कोई चोट पहुँचे। जिस प्रकार अभी लाल किले में बम धमाका हुआ और उसमें कई पढ़े लिखे डॉक्टर्स जिनके पास मशीन गन मिल रही है, RDX मिल रहा है, तो यार इस प्रकार की गतिविधियों में रहोगे तो कहीं ना कहीं अपनों से दूर होते चले जाओगे।
क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में कई जगह पे ऐसा है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है और काफ़ी गतिविधियां गलत गतिविधियों में आपने खुद भी लाइव में अपना बोला है कि कुछ जगहों को इंडिकेट करके चिन्हित करके कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं, रात्रि तक लोग यहाँ पर बैठते हैं गलत संगत वाले, तो क्या कहेंगे क्षेत्र में इस तरह से क्राइम रेट कम करने के लिए भी आप लगेंगे? बिल्कुल, मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू हो गया मेरा, नहीं तो मैं अभी थाने ही जा रहा था, जहाँ मैं मधु विहार थाना के एसएचओ से और अपना मंडावली थाना अध्यक्ष से और एसीपी सर से मिल के आऊँगा। वार्ड 198 की सुरक्षा की दृष्टि से वो अपनी पुलिस गश्त को कितना बढ़ा सकते हैं। कुछ चिन्हित एरिया है जहां आज मैं उनको सौंप के आऊँगा और उनसे आश्वासन लेकर आऊँगा कि वो वहाँ पर अपनी गश्त को आज से ही चालू करवा दें। जैसा कि अभी आपने बोला लाल किले में बम धमाके को लेकर अपने कार जो ब्लास्ट हुई, उसके बाद कुछ आपने चेतावनी के तौर पर भी बोला है, और हम चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ आपके वार्ड में विनोदनगर वेस्ट विनोदनगर वार्ड में कुछ यहाँ पर 2 मामले आए। एक तो तालाब चौक पे चाकूबाजी हुई, फिर उसके बाद दूसरी उसी दौरान एक आपकी वेस्ट विनोदनगर वार्ड में यहाँ पर चाकूबाजी हुई जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसमें से 5 नाबालिग हैं और सारे ही विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं, और जिनको उन्होंने चाकू मारा है वो आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप इस पर थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जिन्होंने चाकू मारे थे विशेष समुदाय से हैं, मगर मैक्सिमम घटनाओं में ये लोग सम्मिलित होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो हम लोग मदरसों पे लगाम नहीं लगा पा रहे, इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि किसी भी स्कूल के अंदर कहीं नहीं सिखाया जाता कि किसी दूसरे मज़हब से हम लोगों ने बैर रखना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मदरसों से निकल कर आते हैं वो लोग बाद में जाकर जितने मर्जी एजुकेटेड हो जाए, मगर उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं ये रहता है कि क्या ना एक जिहाद करना है, हम लोग तो हुए इसके लिए हैं। तो भाई साहब, कोई किसी के लिए नहीं होता। अगर आप इंसान हैं और इंसान बन के मानवता के बारे में सोचेंगे तो कोई भी धर्म आपको नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म को मार काट के ही आप आगे बढ़ सकते हो। सर, जैसे कि आप योगी जी को काफ़ी मानते हैं, उनके आदर्शों पर भी चलते हैं एक तरह से, और उनको अपना गुरु भी मानते हैं, और रूप भी आपका पूरा रहता है और योगी बाबा के नाम से भी फेमस हैं आप। क्या लगता है अपने विनोदनगर वार्ड में, जैसे कि रविंदर सिंह नेगी जी कट्टर सनातनी हिंदू के तौर पर देखे जाते हैं, आपको भी उसी छवि के तौर पर भी यहाँ पर वार्ड में देखेंगे लोग कि नया रूप में देखेंगे? देखिए जी, कट्टर सनातनी का तो टैग मेरे ऊपर से कोई हटा नहीं सकता। यहाँ तक कि मेरे भगवे रंग का जो मैं वस्त्र धारण करता हूँ, चाहे गमछा हो गया, चाहे टोपी हो गई, नहीं तो मैं कुर्ता भी पहनता हूँ, इस पे भी लोगों को आपत्ति है आज की डेट में। कई लोगों ने मुझे बहरूपिया कहा, तो मेरे जो भाई मुझे आपने अपनी एक लाइव में बोला है कि मुझे जो लोगों ने बोला है कि अपना भगवा चोला उतार दो। हाँ, मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि भाई आप भगवा चोला उतार दो, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि भाजपा ने इसको पेटेंट नहीं कर लिया। ये हर सनातन धर्मी के अधिकार है, और मैं तो कहता हूँ हर सनातन धर्मी को कुछ ना कुछ भगवा पहनना चाहिए। जो मुझे ये कह रहे हैं कि आप सनातन धर्मी मतलब कि आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो तो आप भगवा चोला उतार दो, मैं तो ये कहता हूँ भाई आप भी ये भगवा चोला धारण कर लो। भगवा चोला धारण करोगे, हो सकता है आपकी आस्था वापस भगवान राम पर आ जाए, हो सकता है आप वापस बजरंगबली महाराज को पूजने लगो, और हो सकता है खाटू श्याम महाराज की आप पे कृपा हो जाए। क्या कहेंगे, जैसे कि इस समय सनातन हिंदू एकता को लेकर पद यात्रा चल रही है श्री पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, तो उनकी यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे, और उनके जैसे कि संकल्प है जैसे हिंदू राष्ट्र को लेकर और सनातन हिंदू एकता को लेकर? बहुत बहुत साधुवाद दूंगा उनको, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी को, उनके चरणों में बार बार नमन करूंगा। हम तो यही चाहते हैं कि उनके जैसे 5% भी हमारे अंदर गुण आ जाए, हम भी सनातन के लिए छोटा सा भी कार्य कर लें तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं मानता हूँ हमारे
जितने भी आचार्य हैं उन सबको ऐसा ही होना चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का दोबारा पुनः साधुवाद, धन्यवाद। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए एक मात्र विकल्प के तौर पर देखी जाती है। अभी आप क्या लग रहा है, पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार, वो एक हिंदुओं के लिए दूसरा विकल्प है? धीरेन्द्र शास्त्री जी मैं नहीं मानता कि वो राजनीति में आएंगे। नहीं ना आए, फिर भी एक दूसरा विकल्प है वो। दूसरा विकल्प है, सनातन धर्म के धर्मियों के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, सनातन को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और वो तो यही नहीं, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों से को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने धर्म के साथ जुड़ो। कुछ विरोधी लोग हैं, जैसे कि दामोदर सिंह यादव है भीम आर्मी से, वो लगातार पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं और बागेश्वर धाम शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार है धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं। अब शब्दों का भी इस्तेमाल कई बार करते हुए देखे गए हैं फेसबुक के माध्यम से। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, दामोदर सिंह यादव जी के लिए? देखिए जी, ये वो लोग हैं जो भीम आर्मी की आड़ में हमारे सनातनी भाइयों को भड़का रहे हैं, जो आज प्रभु राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठाना शुरू कर दिया इन्होंने। मगर मेरे को इतना ही मानना है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, ये मेरे जो रूठे हुए भाई हैं, ये वापसी करेंगे, घर वापसी इन सब की होगी। और यादव जी जैसे लोग ये अपने घरों में बैठेंगे। एक चेतावनी के तौर पर क्या कहेंगे दामोदर सिंह यादव जी को? दामोदर सिंह यादव जी को चेतावनी के तौर पे इतना ही कहना चाहूँगा, आप मेरे प्रभु को मानो या मत मानो, मगर उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। और आपको मैं नहीं मानता कि 2 से 3 साल लगेंगे, ऊपर वाला ऐसा कर्म रोग जरूर देगा कि आप भी प्रभु के गुणगान करते रहेंगे। अब विषय पे आते हैं, विनोदनगर वार्ड में जैसे कि उपचुनाव है, यहाँ पर आपका जो टक्कर है, जैसे कि आम आदमी पार्टी से गीता रावत जी हैं, कांग्रेस से विनय शंकर दुबे जी हैं और साथ ही साथ भाजपा से सरला चौधरी जी हैं। इन तीनों में आप पहली बात तो किसको अपना टक्कर में मानते हैं? टक्कर में सीधी टक्कर हमारी विनय शंकर दुबे जी के साथ है। विनय शंकर दुबे जी एक साफ छवि के व्यक्ति हैं। वैसे तो मैं इसको टक्कर भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं। इस बार नेता वर्सेस कार्यकर्ता की जंग है, जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। तीनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तीनों मजबूत कैंडिडेट हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो हैं। बीजेपी से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज़ हैं, बीजेपी की लॉबी टूटी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। और बीजेपी से वैसे भी दिल्ली के लोग पहले ही नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। एक वादा कोई ज़मीनी स्तर पे आप मुझे दिखा दीजिए अगर इसने पूरा किया हो। सब में इन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं। और मैं खुद भाजपा से आया हूँ, मुझे खुद पता है, अगर हमने ही आवाज़ उठाई कि ये हमने 8 मार्च 2025 में घोषणा की थी, आज से महिलाओं को 2500 रुपये समृद्धि योजना मिलेगी, मगर हम आज तक उसको नहीं दे पाए। हमने आवाज़ उठाई तो हमारी आवाज़ को दबा दिया गया और ये बोला गया जी हमने कभी बोला ही नहीं। अरे भाई साहब, अभी तो हमको 8 महीने हुए आए हुए, आप अभी से अपने वादों को मुकर रहे हो कि हमने नहीं बोला। सार्वजनिक मंच से रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की सीएम है और दिल्ली की नंबर 1 कुर्सी पे बैठी हैं, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि 8 मार्च से हम लोग दिल्ली की महिला को महिला समृद्धि योजना देंगे, नहीं दिया गया। अभी बीच में इन्होंने निकाली थी, बुजुर्गों को 60 साल से जो ऊपर हैं उनकी पेंशन लागू होगी, भरा जाएगा फॉर्म। आज 2 महीने होने को आ गए हैं, वो फॉर्म नहीं भरे गए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है और कोई समय सीमा कोई कुछ नहीं है। लोगों को बताया भी नहीं जा रहा है जी क्या होगा आगे, क्या क्या होगा नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड 70 साल से ऊपर, 70 विधानसभा, 70 मोबाइल वैन। उस आयुष्मान कार्ड को बनवाने का फायदा क्या हुआ कि अगर आप इलाज कराने हॉस्पिटल जा रहे हो वो मना कर देते हैं और सीधा सीधा ये बोला जा रहा है जी आपका बड़ा कोई ऑपरेशन होगा तो आपका इलाज होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप पहले बता के चलते कि इमरजेंसी के लिए है, कि इमरजेंसी होगी किसी को और कोई जो मरने की स्टेज पे होगा तो उसका इलाज करेंगे, वरना इलाज नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं
भ्रष्टाचार है और प्राइवेट हॉस्पिटलों को फायदा देने वाला ये आयुष्मान कार्ड का कार्य है। ठीक है, अभी वीना शंकर दुबे जी के लिए आपने दो शब्द ऑटोमेटिक खुद ही बता दिए और मैं उनके लिए दो शब्द आपसे पूछता है, परंतु अब आपने स्वयं ही बोल दिया है, तो गीता रावत जी के लिए दो शब्द। गीता रावत जी मेरी बहनें उत्तराखंड से बिलोंग करती है, मगर इस बार क्षेत्र की जनता गीता रावत जी को वोट नहीं देंगी। उसका एकमात्र कारण है, जब इन्होंने पिछले साल अपना कार्यकाल पूरा करने वाली थी, उससे पहले एक उनके ऊपर एलिगेशन लग गया था, मूंगफली कांड। हाँ जी, जिसको मूंगफली कांड कहा जाता था। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये केस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। मगर जब तक आपको भी पता है कोर्ट किसी को बाइज्जत बरी ना कर दे, तब तक वो कटघरे में तो खड़ा है। बाकी सरल स्वभाव की बहन है हमारी, उससे हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं नहीं मानता वो मेरी प्रतिद्वंदी है, क्योंकि लोग खुद इस समय गीता रावत जी को नहीं चाहते। क्या लग रहा है, उत्तराखंडी जैसा कि है वहाँ पर वो, तो आप भी उत्तराखंडी हैं, तो वोट आपके कटने की संभावना बढ़ रही है? मेरा उत्तराखंड वासी बहुत समझदार है, शरीफ आदमी होता है, सरल स्वभाव का होता है और इन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा बहुत कुछ चला गया है। उत्तराखंड वासियों को तो आज के समय में जैसे भाजपा मानती है और शीर्ष नेतृत्व का खुला चैलेंज था कि इस बार उत्तराखंड के व्यक्ति का नाम नहीं लेना, उसको टिकट नहीं मिलेगी। तो यार ये कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड वासियों का अपमान कर रहे हो। आम आदमी पार्टी कहती है ये कूड़े का ढेर, नंदा देवी का पहाड़, आप नंदा देवी से उसकी तुलना करते हो, फिर उत्तराखंडियों का अपमान। कांग्रेस तो भाई साहब क्या बोले कांग्रेस पार्टी के लिए, जिन्होंने रामनगर में रहीम नगर बना दिया और उत्तराखंड को उस जो भी हमारे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों थे उनके हवाले छोड़ दिया। अभी सरला चौधरी जी पे आते हैं, सरला चौधरी जी के लिए दो शब्द। सरला चौधरी जी 5 साल यहाँ से विधायक रही, पार्षद रही हैं, पूर्व पार्षद रही हैं, 2012 से 2017 तक पार्षद रही है सरला चौधरी जी। सरला चौधरी जी के ऊपर उनकी साफ छवि, मगर कार्य एक भी नहीं करे। सरला चौधरी जी से कभी आप इंटरव्यू ले लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं। सरला चौधरी जी आपको क्षेत्रीय मुद्दे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो बाहर की हैं। सरला चौधरी जी से आप गली नंबर 2 पूछ लेना कहाँ पर है, ए ब्लॉक पूछ लेना कहाँ पर है, सरला चौधरी जी ए ब्लॉक नहीं बता पाएगी कहाँ पर है, कोई गली नंबर 2 नहीं बता पाएगी कहाँ पर है, क्योंकि वो स्थानीय नागरिक नहीं है। और अभी तो हाल फिलहाल उनकी उम्र भी हो गई थी, उनको बीजेपी ने केवल और केवल बलि का बकरा बनाया है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को, पूर्वांचलियों को और उत्तराखंडियों को ये टिकट ना चली जाए, इसलिए सरला चौधरी जी को दे दो। जब जैसे कि अभी तीनों के लिए आपने बता दिया, आपने अपने बात रखी तीनों के लिए, और मुद्दों के तौर पर अगर देखा जाए आपके मुद्दे, क्षेत्रवाद रहेगा आपका? देखिए मेरा क्षेत्रवाद तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा सीधा सीधा वार्ड 198 कैसे विकसित हो, यहाँ पर कैसे कार्य हो, एक मुद्दा सबको पता है, श्री राम चौक जाम का। और मैं नहीं समझ पाता ये लोग क्यों नहीं कर पाते, उसको जाम को खुलवाने का कार्य मेरा रहेगा। नहीं तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अगर जाम की समस्या, मैंने 1 महीने के अंदर ही दिसंबर 3 को रिजल्ट आ रहा है और मैं जीत गया, 31 दिसंबर से पहले अगर उस जाम को मैंने नहीं खाली करवा दिया, नालंदा चौक से लेकर श्री राम चौक तक, अगर वो जाम मैं खाली नहीं करवा पाया, मैं रिजाइन कर दूंगा। बहुत बड़ी बात आपने बोली है और अच्छी बात बोली है। साथ ही साथ उसी से लगा हुआ एक शराब का ठेका है नज़ीर वाली रोड पर, हनुमान मार्ग में, तो वो काफ़ी दिक्कतें करता है, जैसे कि जनता को काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है उससे। क्या कहेंगे उस ठेके के लिए, जो काफ़ी मुद्दा रहा है और लगातार वो मुद्दा बना हुआ है और उसको हटाया भी नहीं जा रहा है, उस मुद्दे को ख़त्म नहीं किया जा रहा है? तो पुनः मेरी फिर वही बात आपसे रहेगी, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा ना तो आश्वासन दे सकता ना कुछ दे सकता, क्यों, मैं यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ, मेरे बच्चे सब यहीं रहते हैं, तो जो लोगों की समस्या है वो मेरी भी समस्या, मेरे बच्चे भी बाहर निकलते हैं।
इसके लिए भी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, 1 महीने के अंदर अंदर अगर उस शराब के ठेके को वो लोग अपने आप कहीं हटा दें तो ठीक, नहीं तो भाई साहब उसमें हम अपना ताला लगा देंगे। चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस प्रशासन से भिड़ना पड़े, चाहे दिल्ली सरकार से भिड़ना पड़े, उसके ऊपर ताला हम लोग खुद लगा देंगे। बहुत बढ़िया, जनता को राहत देने के लिए आपने बहुत अच्छी बात बोली। और क्योंकि शराब का ठेके का मुद्दा बहुत लगातार बना है, और पूर्व में जो रविंदर सिंह नेगी जी जब प्रत्याशी के तौर पर निगम पे उतरे थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर बंद करवा दूंगा। फिर विधायक बने तब भी उन्होंने ये कहा मैं बंद करवा दूंगा। आज भी वो मुद्दा लगातार बना हुआ है। तो जनता को राहत देते हुए आपने ये बात बहुत अच्छी तरह बोली है। साथ ही साथ अब मेन अंत में आपसे समापन पे पूछना चाहूँगा कि आपके मुख्य अभी जो मुद्दे हैं जनता को राहत देने के लिए क्या रहेंगे, और साथ ही साथ जनता के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए जी, शांति मार्ग में हमारा एमसीडी की नाली है, मंगलम हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से हमारी नालियाँ आती हैं, और एक प्रेस अपार्टमेंट पे नाली आती है, एक अपने अग्रवाल के पास नालियाँ आती हैं जो अंदर कॉलोनी से आती है, और बाहर बड़े नाले पे जो पीडब्ल्यूडी का नाला है, दिल्ली सरकार का नाला है, इसमें आकर मिलती है। मगर दुर्भाग्य हमारा कि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो एक बार भी बड़े नालों के ड्रेनेज की सफाई नहीं करवाई। इस समय वर्तमान में इसमें एक बार तो सफाई हुई बड़े नालों की। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जो हमारे विधायक है उन्हें सफाई नहीं कराई। भाई पिछली सरकारों ने तो बड़े नालों की सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं कराई। कोई भी टेंडर नहीं हुआ कि बड़े नालों का या ड्रेनेज का कोई सफाई का वो हो। अभी वर्तमान की सरकार में और वर्तमान में विधायक रविंदर सिंह नेगी जी ने एक बार इधर की सफाई करवाई, मगर सफाई तो हुई, प्रॉपर सफाई नहीं हो रखी है। और 25 पैसे का खर्चा, 1 रुपये का खर्चा दिखा रखा है। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। इसमें शामिल जो भी अधिकारी है उस पर संज्ञान लेना चाहिए, और रविंदर सिंह नेगी जी जैसा साफ छवि का व्यक्ति, उसको इस तरफ भी गौर करना चाहिए कि भाई उसके लड़के क्या कर रहे हैं, उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं। आपकी साफ छवि का मतलब ये नहीं है कि आपके अधिकारी और आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो पेड कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कार्यकर्ता तो विधायक का नहीं हो सकता, या तो भाजपा का होगा। पेड जो इनके वर्कर हैं ये कर क्या रहे हैं। थोड़ी सी समस्या है, राजनीति में बहुत ऊपर है हूँ, मगर ऑफिस के अंदर थोड़े से कमज़ोर हैं। ये चलो सीखेंगे, अभी नए नए विधायक बने, ये भी सीखेंगे वो कि कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे मॉनिटरिंग की जाती है इनकी। ठीक है, विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी के लिए जैसे कि आपके अंदर नाराज़गी है, कि क्या कुछ उनके अंदर अच्छाइयाँ आपने देखी है? देखिए, अच्छाइयाँ तो बहुत है उनके ऊपर। हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, लोगों के काम भी आते हैं, मगर वादों के कच्चे हैं, अपनों के लिए खराब हैं। कौन अपना कौन पराया, इसको पहचानने में वो अभी असमर्थ हैं। जिसने उनके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, आज वो उनके लिए गलत है, और जो उनसे पैसा ले लेके उनके लिए काम कर रहा है वो उनके लिए सही है। तो सीखना है, अभी कोई बात नहीं, छोटी उम्र है, नए नए विधायक बने हैं, नए नए पार्षद बने थे, सीखेंगे आस्ता आस्ता। जैसे एक बड़े भाई के तौर पर आप हैं उनके, रविंदर सिंह नेगी जी के, तो एक संदेश के तौर पर उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सलाह यही दूंगा कि आदमी को हमेशा नई टीम जोड़नी चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कहना था। आप जहाँ पर भी हो, जिस मर्जी क्षेत्र में हो, नए लोगों को जोड़ो, मगर कभी पुराने को मत छोड़ो। पुरानों ने ही आपको शुरुआत कराई थी, और हर व्यक्ति को एक ना एक जगह होता है जहाँ प्लेटफॉर्म, जहाँ से नाम मिलता है, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा प्लेटफॉर्म था राजनीति का प्लेटफॉर्म। राजनीति के प्लेटफॉर्म में जब मैं रविंदर सिंह नेगी के कार्यालय में आया, मुझे यहीं से नाम मिला, यहीं से जनता ने मुझे पहचानना शुरू करा। मगर उसके बाद मेरे अपने कर्म है, मेरा अपना कार्य है। आज मुझे लोग मेरे नाम से जानते हैं,
कोई ये नहीं कहता जी रविंदर सिंह नेगी का लड़का है, हर कोई जानता है जी वीरेंद्र बिष्ट है। चाहे आप हॉस्पिटल चले जाओ, चाहे थाने चले जाओ, चाहे जल बोर्ड चले जाओ, PWD चले जाओ, MCD चले जाओ, मुझे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को भी बोला वीरेंद्र बिष्ट विनोद नगर मंडल, मैं ठीक है जी, भाजपा का कार्यकर्ता है। आप अंत में जनता के लिए और आपका संदेश। इस बार जनता को केवल ये सोचना है कि किसी नेता को वोट दें या किसी कार्यकर्ता को वोट दें। कार्यकर्ता भी वो जो क्या नाम कहते हैं आपके बीच में रहकर आप लोगों के काम करवाता है। नेता वो जो आज तक 5 साल में आपको दिखे नहीं होंगे। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, अभी ये 4 साल का लगभग MCD का कार्यकाल पूरा हो गया, 3.5 साल का कार्यकाल हो गया। ये नेता जो आज की डेट में आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे कितनी बार मिले और आप लोगों की कितनी समस्याएं इन्होंने दूर करा दी, पर केवल यही फर्क देख लेना बहुत है भाई साहब। UKD जो उत्तराखंड की एक राजनीतिक पार्टी है, जिसने उत्तराखंड स्थापना के लिए कई बलिदान दिए, क्रांति लाए, वो उनका पूर्ण समर्थन मेरे पास है। और बाकी जनता का तो समर्थन ही है भाई साहब। पूरे पूर्वांचल के लोग, उत्तराखंड के लोग और मेरे हर समाज के लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ हैं। आप जहाँ मर्जी चले जाइए, इंटरव्यू आप कर ही रहे हैं, एक बार बाबा का नाम लेंगे तो हर कोई आपसे ये कहेगा कि इस बार बाबा जीत रहा है। थैंक यू। जय श्री राम।